हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है उसके पहले चैप्टर को, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इसके बाद हम एक के बाद जितने भी चैप्टर्स आएंगे, यानी पूरी साइंस को हम करने वाले हैं। आप क्लास 8 की जो पूरी साइंस है उसको हम सभी चैप्टरों को, जो नोट्स हैं उनके बेस्ट नोट्स जो बनाए हैं उनको हम करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस प्रकार की वीडियो देखने को मिले। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से। सबसे पहले हम नोट्सों को देखते जाएंगे और आप देखते रहना। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो मिला के देखना। सिर्फ इसमें वही बातें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं और इम्पोर्टेंट बातें हैं। मैंने भाषा को लिखने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की है। कोशिश की है मैंने कि इम्पोर्टेंट पॉइंटों को मैं लिख पाऊँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपना भोजन पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त करते हैं। बात की है तो फसल क्या होती है, तो एक किस्म के पौधों एक ही स्थान पर बड़ी मात्रा में जब उगाए जाते हैं तो हम उसको फसल कहते हैं। जैसे अन्न, सब्जी और फल, ये सभी क्या है, फसल है। इसके प्रकार देखिएगा तो खरीफ की फसल, खरीफ की फसल होती है वो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। जून से सितंबर तक बोते हैं, याद रखिएगा। जिसमें देखिएगा धान, कपास, मूंगफली, सोयाबीन और मक्का, ठीक है, ये सभी आती हैं। जिसमें अगर धान की बात की जाए तो इसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो मोस्ट आपको याद करना है कि खरीफ में कौन कौन सी फसलें आती हैं। बात की जाए रबी की, तो इसमें शीत ऋतु फसल में बोई जाती है। जिसमें देखिएगा अलसी, चना, मटर, गेहूं और सरसों, ये सभी रबी की फसल में आते हैं। कृषि पद्धति की बात की जाए तो फसल उगाने हेतु जो क्रियाकलाप किया जाता है उसको कृषि पद्धति कहते हैं। जैसे मिट्टी तैयार करना, बुआई, खेत में उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवारों से सुरक्षा, कटाई, भंडारण, ये सभी क्या हैं, कृषि पद्धतियाँ हैं। बात करें मिट्टी तैयार करना, तो फसल को पोला करते हैं जिससे उसमें उपस्थित केंचुए सूक्ष्म जीवों श्वसन कर सकें और वृद्धि कर सकें, याद रखिए, इसलिए हम मिट्टी को पोला करते हैं। जुताई यानी मिट्टी को उलटना क्या है, एक जुताई है। मिट्टी खोदने हेतु जो औजार यूज होते हैं उसमें हल, कुदाली और कल्टीवेटर यूज़ होते हैं। और जो कुदाली होती है वो खरपतवार निकालने हेतु यूज़ की जाती है। क्षतिग्रस्त बीज होते हैं वो पानी में तैरते हैं, आपने देखा होगा। सीड ड्रिल क्या होती है, तो बीज डालने वाली जो मशीन होती है उसको हम सीड ड्रिल कहते हैं। खाद एक कार्बनिक यानी जैविक पदार्थ है जो कि क्या है, वर्मी कंपोस्टिंग के द्वारा सभी पोषक तत्वों से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। जो वर्मी कंपोस्टिंग होती है वो सभी पोषक तत्वों से संबंधित नहीं होते, यानी सभी पोषक तत्व उसमें नहीं पाए जाते हैं। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो कि सभी पोषक तत्वों से समृद्ध होता है, याद रखिएगा। उर्वरक में सभी पदार्थ पाए जाते हैं पोषक, लेकिन खाद यानी वर्मी कंपोस्टिंग में सभी पदार्थ नहीं पाए जाते। फलीदार पौधों में N2 की आपूर्ति होती है, याद रखिएगा। इसकी वजह से ग्रंथिकाओं में राइजोबियम जीवाणु जो मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, फलीदार पौधों से N2 की आपूर्ति करते हैं। बात की जाए जैविक खाद के बारे में, तो जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और सरंध्र बन जाती है, जिसके कारण मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करते हैं, याद रखिएगा। और मिट्टी के गठन सुधारता है, याद रखिएगा। मिट्टी का जो गठन है वो सुधारता है, किससे, जैविक खाद से। अगर बात की जाए सिंचाई की, तो सिंचाई के स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो मोट यानी घिरनी, चैन पंप, ढेकली और रेंट, ये सभी क्या हैं, ये सभी सिंचाई के स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं। अब देखिएगा आधुनिक स्रोत कौन कौन से होते हैं इसमें, तो छिड़काव पद्धति में स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, वो असमतल भूमियों के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। साथ ही बलुई मिट्टी हेतु सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है छिड़काव पद्धति। दूसरी आधुनिक पद्धति है, उसका नाम है ड्रिल तंत्र, ठीक है, यानी ड्रिल सिस्टम। ये एक समतल भूमि के लिए यूज़ की जाती है, बूंद बूंद जड़ों में जाती है। इससे फलदार बगीचे, वृक्षों में पानी देने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, कौन सा, ड्रिप तंत्र। साथ ही इसमें पानी व्यर्थ नहीं होता बिल्कुल, और जल की कमी वाले क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। बात करें हम, तो खरपतवार साफ होता है उसको निराई कहते हैं। साफ करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है पुष्पन एवं बीज बनने से पहले, सबसे बेस्ट तरीका होता है। ये किसके द्वारा किया जाता है, खुरपी या फिर हैरो के द्वारा ये कार्य किया जाता है। बात करें रसायन की, खरपतवार के लिए 2,4-D यूज़ किया जाता है रसायन। बात करें फसल की कटाई की, तो ये हार्वेस्टर के द्वारा की जाती है फसल की कटाई। बीज और भूसा को अलग किसके द्वारा किया जाता है, तो उसको थ्रेसिंग के द्वारा करते हैं। हार्वेस्टर और थ्रेसिंग जब दोनों संयुक्त रूप से कार्य करते हैं तो उसको हम कंबाइन कहते हैं।
पटकने की मशीन को विनोइंग कहते हैं और बीज भंडारण होता है वो साइलो में होता है, यानी साइलो बड़े बड़े भंडारण केंद्र होते हैं। बात की जाए तो मछली से कोड लीवर तेल प्राप्त होता है जिसमें कि विटामिन डी पाई जाती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो हमारा चैप्टर फर्स्ट था वो पूरा होता है। चलते हैं चैप्टर नंबर सेकंड की तरफ, जिसका नाम है हमारा सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव प्रकार की बात करें तो देखिएगा जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, ये 4 प्रकार के होते हैं। अब कर देखते हैं विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। देखिएगा तो जुकाम, इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू कहते हैं, अधिकतर खांसियाँ, पोलियो और खसरा, ये सभी क्या है वायरस से होने वाले रोग हैं। प्रोटोजोआ से होने वाला कौन सा रोग है, अतिसार और मलेरिया। जीवाणु से टाइफाइड और टीबी, इस प्रकार के रोग हैं जो कि जीवाणु द्वारा होते हैं। बात करें बैक्टीरिया की तो इससे ल्यूवेन होप ने इसकी खोज की थी। मलेरिया और प्रोटोजोआ की रोनाल्ड रोस ने की थी। वायरस की इवानोवस्की ने, कीटाणु सिद्धांत एवं किण्वन की लुई पाश्चर ने की थी। जो बीसीजी टीका होता है यूरिन कॉर्नेट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। साथ ही चेचक की बात की जाए तो एडवर्ड जेनर द्वारा, टीबी और हैजा के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा, पोलियो की खोज जॉन साल के द्वारा, और एंथ्रेक्स होता है वो रॉबर्ट कोच के द्वारा इसकी खोज की गई थी, जो कि पशु और मानव दोनों में पाया जाता है। बात की जाए तो जीवाणु के प्रकार की तो 2 होते हैं, स्पाइरल और छड़नुमा। ठीक है। शैवाल की अगर बात की जाए तो क्लेमाइडोमोनास जो कि यूकैरियोटिक होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं। स्पायरोगायरा जो कि यूकैरियोटिक होता है और वही कोशिकीय होता है। ठीक है। शैवाल। प्रोटोजोआ की बात करें तो अमीबा, पैरामीशियम, ये दोनों प्रोटोजोआ में आते हैं। और कवक की बात करें तो जो राइजोपस होता है जो ब्रेडमांड में यूज होता है, साथ ही पेनिसिलिन और एस्परजिलस, ये सभी क्या है, ये कवक हैं। ठीक है। अब बात करें अमीबा की तो अमीबा अकेले रहता है और कवक जीवाणु है वो समूह के रूप में रहते हैं। जीवाणु का उपयोग क्या है तो देखिएगा दही बनाने में, पनीर, अचार, सूजी, सब्जी, इडली, भटूरे, ये सब बनाने में जीवाणु का यूज किया जाता है। ठीक है। ईस्ट की बात करें तो ईस्ट जन्म करके श्वसन द्वारा CO2 उत्पादन, जिससे खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ जाता है और मैदा फूल जाती है। ठीक है। प्रतिजैविक औषधि कौन कौन सी है तो स्टेप्टोमाइनस, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइनस, ये तीनों कैसी हैं, प्रतिजैविक औषधि हैं। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। अब बात करते हैं पेनिसिलिन की तो देखिएगा पेनिसिलिन है वो एक कफा व फफूंद है से इसका निर्माण होता है और ये चीज़ बताई थी अलेक्जेंडर ने। यानी पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर के द्वारा की गई थी। और जो पेनिसिलिन है वो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है, यानी एक तरीके से क्या है, प्रतिजैविक है। टीके वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं देखिएगा तो देखते हैं टीके वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। तो टीके वाली बीमारियों में आती हैं टीबी, चेचक और हेपेटाइटिस। ये जो बीमारियां हैं वो टीके वाली बीमारियों के अंतर्गत आती हैं। आगे बात की जाए तो जीवाणु एवं नीले हरे शैवालों द्वारा N2 का स्थिरीकरण कर मृदा उपजाऊ बनाई जाती है। याद रखिएगा जीवाणु एवं नील हरे शैवाल के द्वारा। बात की जाए तो संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, हैजा, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स और टीबी, ये सभी क्या है, संपर्क के द्वारा फैलने वाले लोग हैं। अगर भोजन की बात की जाए तो भोजन संदूषित मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। मलेरिया परजीवी होता है वो होता है प्लाज्मोडियम मच्छर। साथ ही जो डेंगू वायरस है वो मादा एडीज है। बात की जाए खाद्य संरक्षण के लिए रासायनिक उपाय तो देखिएगा नमक और खाद्य अम्ल ये अचार को संरक्षित करते हैं। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं और ये जैम एवं स्क्वैश बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। बात की जाए तो देखिएगा यहाँ पे मानव रोग हैं और यहाँ पे उनके रोगजनक और संचरण के तरीके हैं। तो अगर टीबी की बात की जाए तो टीबी है वो जीवाणु के द्वारा होता है और वायु के द्वारा इसका संचरण होता है। खसरा यानी मीसल्स होता है वो वायरस के द्वारा होता है, वायु के द्वारा इसका संचरण होता है। चिकन पॉक्स वायरस के द्वारा होता है, वायु या सीधे संपर्क के द्वारा ये फैलता है। पोलियो होता है
वो वायरस के द्वारा फैलता है और वायु और जल के द्वारा ये फैलता है, यानी वायरस के द्वारा होता है, वायु और जल के द्वारा फैलता है। याद रखिए ये जो सभी हैं उनका टीका उपलब्ध है, यानी टीबी, खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो, ये इन सभी के टीके उपलब्ध हैं। बात की जाए हैजा की, तो हैजा है वो जीवाणु के द्वारा फैलता है, ठीक है, और संचरण का तरीका वो जल भोजन होता है। साथ ही टाइफाइड होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है और ये जल के संचरण के द्वारा फैलता है। इसके भी, इन दोनों के भी टीके उपलब्ध हैं। अगर हेपेटाइटिस ए की बात की है तो वायरस द्वारा फैलेगा और जल द्वारा संचरण होगा। और मलेरिया है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और मच्छर के द्वारा इसका संचरण किया जाता है। बात की जाए तो नींबू में जो कैंकर रोग होता है उसका होने का कारण होता है जीवाणु, लेकिन ये वायु के संचरण के द्वारा होता है। साथ ही अगर गेहूँ के रस्ट रोग की बात की जाए जो कवक के द्वारा होता है और संचरण की बात की जाए तो वायु और बीज के द्वारा होता है। भिंडी के जो पीत रोग है वो वायरस के द्वारा होता है, लेकिन संचरण इसका कीट के द्वारा होता है। अगर आगे बात की जाए तो मांस, मछली और आंवला, इनका जो परिरक्षण है वो नमक के द्वारा किया जाता है। जैम, जेली, स्क्वैश, इसका चीनी के द्वारा परिरक्षण किया जाता है। अचार का परिरक्षण बात की जाए तो तेल एवं सिरका के द्वारा किया जाता है। कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकता है। याद रखिएगा जो कम ताप है वो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। पाश्चीकरण की बात की जाए तो दूध जो 70 सेंटीग्रेड पर 15 से 20 सेकंड रखा जाता है, तब गर्म करने पर फिर एक ठंडा किया जाता है। इस विधि को हम कहते हैं पाश्चरीकरण। सेम और मटर से सजीवता का गुण पाया जाता है, सेम और मटर में, याद रखिएगा इस चीज़ को। जो नाइट्रोजन है वो किस किस में पाई जाती है, देखिएगा नाइट्रोजन में क्या क्या पाया जाता है। तो प्रोटीन, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन, इन सभी में नाइट्रोजन पाई जाती है। बात की जाए तो जीवाणु, नील हरित शैवाल, साथ ही वायुमंडल नाइट्रोजन को यौगिकों में चेंज कर पौधों द्वारा अवशोषण होता है। याद रखिएगा जीवाणु, नील हरित शैवाल होते हैं वो वायुमंडलीय N2 को चेंज कर देते हैं यौगिकों में, जिससे कि पौधे उनका यूज कर सकें। पौधों की मृत्यु के बाद जीवाणु कवक द्वारा इसे यौगिकों में चेंज कर दिया जाता है और N2 क्या होता है, स्तरीकरण होता है। यानी N2 का एक चक्र चलता रहता है जिसमें ये जीवाणु एक दूसरे में चेंज करते रहते हैं उनको। बात की है तो विषाणु परपोषी है जो केवल जीवाणु पादप जंतुओं में गुणन करते हैं। याद रखिएगा विषाणु हमेशा परपोषी होते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर था वो समाप्त हो गया है। चैप्टर नंबर 3 को देखते हैं, देखिएगा। तो चैप्टर नंबर 3 है, उसका नाम है संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। तो जो रेयन होता है वो एक कृत्रिम रेशा है, ये आपको याद रखना चाहिए, और ये काष्ठ लुगदी से प्राप्त होता है। पॉलीमर जो कि 2 शब्दों से बना है, यानी पॉली मतलब होता है बहुत और मर मतलब एक इकाई के रूप में होती है, जो कि ग्रीक शब्द है। तो पॉलीमर एक ग्रीक शब्द है जिसमें 2 भाग होते हैं, पॉली मतलब बहुत और मर मतलब एक इकाई, यानी बहुत सारी इकाई मिलके ही पॉलीमर बनता है। बात किया है तो कपास से एक बहुलक है जो कि किसके द्वारा बनता है, सेल्यूलोज के द्वारा बनता है, और सेल्यूलोज किसके द्वारा बनता है, ग्लूकोज के द्वारा बनता है। प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा था वो नायलॉन था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर बात की जाए नायलॉन की, तो नायलॉन है वो कोयला, जल और वायु से बनता है। अगर पैराशूट बनाने में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है नायलॉन का। इस्पात के तार से भी मजबूत होता है ये, और रेशम के जैसा दिखता है बिल्कुल। ये क्या होता है हमारा नायलॉन। आगे अगर बात की जाए तो टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलीएस्टर है। पॉलीएस्टरों की बात की जाए तो PET जिसको पैट कहते हैं, ये बोतल बर्तन बनाने में यूज़ किया जाता है। पॉलीकोट जिसमें पॉलीमर और कपास मिश्रित रहता है। पॉलीवूल इसमें पॉलीएस्टर और ऊन मिश्रित रहती है, ठीक है। और जो पॉलीएस्टर होते हैं वो कपड़ों में बल नहीं पड़ते, यानी कपड़े सिकुड़ते नहीं हैं जो कपड़े पॉलीएस्टर से बने होते हैं। आगे अगर बात की जाए तो एस्टर जो फलों की गंध प्राप्त करता है। बात करें एक्रिलिक की, तो एक्रिलिक है वो ऊन के समान लेकिन संश्लेषित रेशे से प्राप्त होता है एक्रिलिक। साथ ही सभी संश्लेषित रेशे हैं वो पेट्रो रसायन से प्राप्त होते हैं, सभी संश्लेषित रेशे। बात की है तो प्लास्टिक की तो एक बहुलक है, जल वायु से क्रिया नहीं करता है। ऊन विद्युत की कुचालक है, याद रखिएगा ऊष्मा विद्युत का कुचालक होता है। जो प्लास्टिक होता है वो ऊष्मा और विद्युत का पूरी तरीके से कुचालक होता है। बात करें पॉलीथीन की, तो पॉली और एथीन इसमें
मिलके बनता है, तो एथीन का बहुलक होता है पॉलीथीन। अब देखते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक रेखीय बंध पाए जाते हैं और ये चेंजेबल है यानी परिवर्तनशील है। एग्जाम्पल की बात की है तो पॉलीथीन और पीवीसी हैं वो पॉलीप्लास्टिक के रूप थर्मोप्लास्टिक के रूप में आते हैं। अब देखते हैं थर्मोसेटिक। तो थर्मोसेटिक में साकेत बंध पाए जाते हैं और ये नॉन चेंजेबल होते हैं यानी इनको परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे बेकिलाइट, बेकिलाइट होते हैं वो ऊष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं और इनका उपयोग है वो विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। साथ ही जो मेलामाइन है वो आग प्रतिरोधी है, जिससे कि आग प्रतिरोधी वस्त्र बनाए जाते हैं। बात की जाए तो माइक्रोवेव ओवन में विशिष्ट प्रकार की प्लास्टिक का यूज किया जाता है। न चिपकने वाले बर्तनों हमेशा टेफ्लॉन के द्वारा बने होते हैं। जो अग्निरोधक वस्त्र हैं वो मेलामाइन के बने होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। धातु प्लास्टिक जैव अनिम्नीकृत हैं। आपको पता होगा धातु और जो प्लास्टिक होती है वो विकृत नहीं हो सकते, इसलिए ये जैव अनिम्नीकृत के रूप में आते हैं। 4R का मतलब क्या होता है? 4R में 4 R होते हैं, जिसमें एक R का मतलब रिड्यूस होता है, एक R का मतलब रीयूज़ होता है, एक R का मतलब रिसाइकल होता है और एक R का मतलब रिकवर होता है। तो ये हमारा यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 3 था वो पूरा हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका चैप्टर नंबर 4 और जिसका नाम है पदार्थ, धातु एवं अधातु। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं धातु। तो धातुओं से शीट बनाई जाती हैं और ये कैसे होते हैं? आघात वर्धनी होते हैं। बात करें गंधक की, तो गंधक विद्युत का कुचालक होता है। धातु की बात की जाए तो धातु को खींचकर तार बनाए जाते हैं और ये गुण क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। धातु है वो कठोर है, चमकीली, आघात वर्तनीय है, तन्य धातु विद्युत ऊष्मा की कैसी है? सुचालक होती है। तो ये हैं धातु के गुण। जैसे एल्यूमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये क्या है? धातु हैं। बात करें धातु की तो नरम होती है, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जैसे कोयला, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और फास्फोरस, ये सभी क्या है? ये अधातु हैं। ठीक है, लेकिन अपवाद हैं कुछ। तो देखिएगा, सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो नरम होते हैं और चाकू से इनको काट सकते हैं। साथ ही मरकरी धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बात करें अधातु की तो धातु अम्लीय होते हैं और धातु होते हैं वो क्षारीय होते हैं। कॉपर पर हरे रंग की जो जंग होती है वो कॉपर ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होती है। देखिएगा ये क्या होता है? जैसे कॉपर है, जब वो जल CO2 और O2 के संपर्क में रहता है यानी नम वायु के संपर्क में रहता है तो उससे COOH का हॉल्टवाइज बन जाता है और CO3 बन जाता है। ये पूर्ण जो संपूर्ण रूप से क्या होता है? ये हरा रंग होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि कॉपर में जंग लग चुकी है। यानी कॉपर में जंग लगना मतलब क्या है? उसके ऊपर कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण परत के रूप में जमा होना। अगर SO2 और H2 की क्रिया की है तो वहाँ पे H2SO3 प्राप्त होता है। साथ ही जो सोडियम होता है, धातु सोडियम होती है, वो जल और वायु से अत्यधिक क्रिया करती है, इसीलिए इसको हमेशा केरोसिन में रखा जाता है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सोडियम को किस में रखा जाता है? तो इसको केरोसिन में रखा जाता है। और जो फास्फोरस होती है जो कि अधातु है, वो वायु से क्रिया कर आग पकड़ लेती है, इसलिए इसको जल में रखा जाता है। तो फास्फोरस को जल में और सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। बात की है तो धातु अम्ल से रिएक्शन नहीं करते हैं। धातु अम्ल से रिएक्शन कर H2 गैस बनाते हैं, जिससे पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। जो कॉपर है, अगर उसका HCl से क्रिया कराएं तो इसमें कोई भी क्रिया नहीं होती है, लेकिन जब कॉपर की H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो रिएक्शन हो जाती है। बात की है धातु के साथ अगर NOH की क्रिया कराएंगे तो H2 गैस प्राप्त होती है, लेकिन अधातु क्षारों से रिएक्शन नहीं करती हैं। ये भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है। अगर बात की कॉपर सल्फेट की, जो कि नीला रंग होता है इसका, जिंक के साथ क्रिया किया है तो ZnSO4 प्राप्त होता है जो कि रंगहीन होता है, और कॉपर प्राप्त होता है जिसका कलर लाल होता है। साथ ही अगर ZnSO4 की क्रिया कॉपर के साथ की जाए तो नो रिएक्शन होता है, यानी इसके द्वारा रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि जो Zn है वो अधिक क्रियाशील है Su की अपेक्षा। यह निष्कर्ष निकलता है कि Zn है वो Cu और Fe की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, अतः विस्थापन कर सकता है। Zn किसको विस्थापन कर सकता है? Fe को, और Fe किसको कर सकता है? Cu को। ठीक है, यानी कॉपर को।
बात की है तो पटाखों में यूज़ किया जाता है धातु स्ट्रांशियम और बेरियम का। क्लोरोफिल में Mg उपस्थित होता है और हीमोग्लोबिन में Fe उपस्थित होता है। बात की जाए CuSO4 और कॉपर की, तो CuSO4 H2O और SO2 इसमें होता है, जो कि SO2 इसके द्वारा निकल जाता है। FeCuSO4 की क्रिया कराने पर FeSO4 प्राप्त होता है, जिसमें कि Cu बाहर निकल जाता है, यानी Cu मतलब कॉपर। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 4 था वो पूरा हो गया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। तो देखिएगा, अक्षर प्राकृतिक संसाधन, सूर्य का प्रकाश और वायु। अगर सीमित बात करें तो सीमित जो प्राकृतिक संसाधन है वो कौन कौन से हैं, तो वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये सभी क्या हैं, ये असीमित है, सीमित है। कोयला, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस हैं, इनका निर्माण है वो मृत जीवों से होता है, जिसको कहते हैं हम जीवाश्म ईंधन। इन सभी को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। मृत वनस्पति का धीरे धीरे कोयले में जो चेंजमेंट होता है उसको कार्बनीकरण कहते हैं, जो कि उच्च दाब और उच्च ताप की उपस्थिति में होता है। साथ ही कोयले से जो बनती है वो CO2 बनती है मुख्यतः, और कोयले से प्राप्त होता है कोक, कोलतार, कोयला गैस। ये सभी कोयले से प्राप्त होती है। बात की जाए कोक की, तो कोक एक काला, कठोर और सरंध्र पदार्थ है। कोयले का लगभग शुद्धतम रूप होता है वो कोक होता है। इस्पात उद्योग, धातु निष्कर्षण में इसका यूज किया जाता है। बात की जाए कोलतार की, तो ये अप्रिय गंध युक्त होता है, काला गाढ़ा द्रव होता है। इसमें 200 पदार्थों का मिश्रण होता है, याद रखिएगा कोलतार में। इसमें मौत, कीट भगाने हेतु नेप्थलीन की गोलियां बनाई जाती हैं कोलतार से, याद रखिएगा। मौत और कीट भगाने की जो गोलियां हैं वो कोलतार से ही प्राप्त की जाती हैं। बात की जाए तो कोलतार सड़क बनाने में यूज़ किया जाता है, लेकिन आजकल इसके स्थान पर बिटुमन का यूज़ किया जाता है, और ये CTET में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बात की जाए कोयला गैस की, तो इसका यूज है वो ऊष्मा स्रोत के रूप में इसको प्राप्त किया जाता है। बात करें पेट्रोलियम की, तो समुद्र जीवों से प्राप्त होता है, जिसको जीवाश्म कहते हैं। गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है पेट्रोलियम। इसमें अप्रिय गंध आती है, याद रखिएगा। इसमें जो गंध आती है वो बिल्कुल अप्रिय होती है। इससे जो प्राप्त है वो पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेक तेल, पैराफिन मोम इससे प्राप्त किया जाता है। और याद रखिएगा पेट्रोलियम को हमेशा द्रव सोना की संज्ञा दी गई, यानी इसको द्रव सोना कहा जाता है। बात करें आगे तो H2 गैस है वो यूरिया निर्माण में यूज होती है। CNG है वो जीवाश्म ईंधन है, स्वच्छ ईंधन है और प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, याद रखिएगा CNG को, ये एक जीवाश्म ईंधन है। बाद में अगर बात की है तो पेट्रोलियम का उत्पादन है वो कोक और बिटुमन है, ये क्या है, पेट्रोलियम के उत्पादक नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 5 था वो समाप्त हुआ। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर नंबर 6 है, उसका नाम है दहन और ज्वाला। तो देखेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं दहन क्या होता है। तो मैग्नीशियम जब जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा ऊष्मा में एवं प्रकाश देता है, जो मैग्नीशियम होता है वो जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश देता है। साथ ही जब कोक और कोयला होते हैं वो जलकर वायु की उपस्थिति में CO2 ऊष्मा और प्रकाश देते हैं। अगर बात की जाए तो दहन में O2 आवश्यक होती है, यानी अगर किसी चीज़ को जलना है तो उसके लिए O2 बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। और जो पदार्थ जलता है उसको दाह्य कहा जाता है। भोजन का अपघटन O2 के साथ तथा ऊर्जा निकलती है। स्टा है वो क्या है, दाह्य है, ठीक है। सूर्य में नाव की संलयन की क्रिया होती है सूर्य के अंदर, जिससे कि ताप हमें मिलता है। अगर ज्वलन ताप की बात की है तो न्यूनतम जलने के लिए जो ताप मस्ट यानी ज़रूरी है उसको क्या कहते हैं, हम ज्वलन ताप कहते हैं। साथ ही माचिस में यूज देखिएगा, पहले एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, श्वेत फास्फोरस और गोंद और स्टार्च प्राप्त किया जाता है, जो कि ज्वलित होता है श्वेत फास्फोरस, याद रखिएगा। लेकिन आजकल इसकी जगह पे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और थोड़ा सा
लाल फास्फोरस है जो कि प्राप्त किया जाता है, इसकी जगह पे यूज़ किया जाता है। और जो लाल फास्फोरस होता है वो श्वेत फास्फोरस में चेंज हो सकता है। बात करें ज्वलनशील पदार्थों की तो पेट्रोल, एल्कोहल और द्रवित एलपीजी है। विद्युत, पेट्रोल, तेल आग बुझाने में जल का उपयोग नहीं किया जाता, याद रखिएगा। अगर कोई आग है वो विद्युत की आग है या पेट्रोल की आग है या तेल की आग है तो उसको जल से नहीं बुझाते। उसमें CO2 यूज़ करते हैं, यानी ये जो किससे प्राप्त होती है वो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, साथ ही पोटेशियम बाइकार्बोनेट से प्राप्त होती है और अग्निशामक पात्र में यूज होती है, याद रखिएगा। बात की जाए फास्फोरस की तो कमरे के ताप पर जल उठता है वायु के साथ। पानी में रखते हैं फास्फोरस की, मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था। ये पानी के अधिक भाग का ताप होता है वो सर्वाधिक होता है, याद रखिएगा। जो ज्वाला होती है उसमें जो अधिक भाग होता है उसका ताप सबसे ज़्यादा होता है। जैसे ये मोमबत्ती है, अब इस मोमबत्ती के बारे में हम देखते हैं तो इसका जो देखिएगा ये बाह्य भाग है वो पूर्ण दहन होता है, ये बाह्य क्षेत्र होता है और नीला होता है, ठीक है। ये अधिक क्षेत्र में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा यही गर्म होता है और सोनार इसी भाग का यूज़ करते हैं सोने को गलाने में। बात की है इस बीच वाले की तो बीच वाला है वो आंशिक दहन वाला होता है जो कि मध्य भाग में पाया जाता है। इसका कलर पीला होता है और ये कम गर्म होता है। और बात की जाए इस नीचे वाले की तो बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग होता है जो कि काला होता है और सबसे कम गर्म होता है। बात की जाए ईंधन की दक्षता की तो उत्पन्न ऊर्जा बट्टे दहन ऊर्जा वो क्या होती है, ईंधन की दक्षता होती है। ऊष्मीय ऊर्जा की बात की जाए तो ईंधन से 1 kg पूर्ण दहन से प्राप्त जो ऊष्मा ऊर्जा होती है उसको ऊष्मीय मान कहा जाता है। मात्रक की बात की जाए तो किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है वो मात्रक होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपको इसका मात्रक याद रखना है, किलो जूल प्रति किलोग्राम ऊष्मीय मान। सर्वाधिक ऊष्मीय मान होता है वो हाइड्रोजन का होता है जो कि 1.5 लाख होता है। ईंधन में अपूर्ण दहन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है अगर ऐसा होता है तो, और जो कि बंद कमरे में अंगीठी में जब आप जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है जिसके कारण व्यक्ति की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। CO2 ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। कोयला और डीजल दहन में SO2 निकलती है जो कि दम घोटू है और संचारक है, ठीक है। पेट्रोलियम नाइट्रोजन के ऑक्साइड छोड़ते हैं, इस चीज़ को हमें देखना चाहिए और याद भी रखना चाहिए कि जो नाइट्रोजन होती है और सल्फर होती है कि ऑक्साइड वर्षा में जल में घुलकर अम्ल वर्षा करते हैं। इसको क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं, जो कि भवन व मृदा को हानि पहुंचाती है। और CNG होती है वो एक स्वच्छ ईंधन है, ये भी चीज़ हमें याद रखनी चाहिए। अगर बात की जाए तो कागज़ स्वयं आग पकड़ लेता है बट एल्यूमिनियम की पाइप पर लपेटने पर यह आसानी से नहीं जलता। उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है कि एल्यूमिनियम होता है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, कागज़ की ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेता है यानी उसका अवशोषण कर लेता है, इसलिए कागज़ को जलने में टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर था वो ख़त्म होता है। चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ जिसका नाम है पौधे एवं जंतुओं का। तो चैप्टर नंबर 7 की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वनोन्मूलन क्या होता है। तो देखिएगा, वनों को काटकर भूमि का अन्य जब यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं तो उसको वनोन्मूलन कहते हैं। वनोन्मूलन से देखिएगा ताप और प्रदूषण में वृद्धि होती है, वर्षा और उर्वरकता जो भूमि की होती है उसमें कमी आती है, अतिरिक्त बाढ़ और प्राकृतिक आपदा आती है और मृदा अपरदन होता है वो बढ़ता है, साथ ही मरुस्थलीकरण भी बढ़ता है। अब देखते हैं वन्य अभयारण्य। तो अभयारण्य जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार से विक्षोभ में सुरक्षित रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अभयारण्य कहते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। यानी राष्ट्रीय उद्यान वह जंतु के लिए आरक्षित है जहां स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का यूज कर सकते हैं, उसको हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। अब देखिएगा जैव मंडल और आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, इसको देखते हैं। तो वन्य जीव
पौधों और जंतु संसाधनों और उनके क्षेत्र के आदिवासियों के परंपरागत ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं हम? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र में देखिएगा शीतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बौरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं, याद रखिएगा पंचमढ़ी में। अगर बात किया है तो फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है सतपुड़ा है, में टोक यानी सागवान के वन पाए जाते हैं, टीक यानी सागवान के वन पाए जाते हैं। साथ ही संकटपन स्पीसीज जो रिकॉर्ड होता है वो रेड डाटा बुक में रखा जाता है। भारत में अगर हॉट स्पॉट की बात की जाए तो 2 हैं, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमी भारत। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर था वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर है 8वां, जिसका नाम है कोशिका संरचना एवं प्रकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंगों की संरचनात्मक जो इकाई होती है उसको कोशिका कहते हैं, और इसकी खोज करने वाले रॉबर्ट हुक थे, जो कि 1665 में उन्होंने इसकी खोज की थी। मुर्गी के अंडे की बात की जाए तो ये पूरी तरीके से एक एकल कोशिका है। अगुणित युग्मक होते हैं वो अगुणित रूप में पाए जाते हैं, यानी सिंगल होते हैं। साथ ही अगर गुणित की बात की जाए तो परागकोश, अंडाशय और पुष्प, ये सभी क्या होते हैं? ये गुणित के रूप में पाए जाते हैं। बात की जाए निम्न में से विषम कौन सा है, तो इनमें से भ्रूण है वो विषम है। अब देखिएगा अमीबा और पैरामीशियम वो एक कोशिकीय होते हैं और निषेचित अंडा होते हैं। बात की जाए सेल की तो सेल से ऊतक बनते हैं और ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से तंत्र और तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। एक कोशिकीय की सभी आवश्यक क्रियाएं हैं वो बहुकोशिकीय की तरह ही होती हैं, और जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनकी भी क्रिया ही बहुकोशिकीय की तरह भी होती हैं। अमीबा की आकृति चेंज होती रहती है, हमेशा याद रखिएगा। इसमें पादप पाए जाते हैं जो कि गति एवं भोजन हेतु आवश्यक होते हैं। साथ ही अमीबा है वो स्वतंत्र पूर्ण विकसित एक कोशिकीय जीव है, याद रखिएगा। अमीबा ही है जो कि स्वतंत्र है और एक कोशिकीय जीव है। बात करें बैक्टीरिया में तो सेल वॉल पाई जाती है और केंद्रक झिल्ली इसमें अपसेंट रहती है, यानी अनुपस्थित रहती है। डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो एक कोशिकीय जो आकार बदलती रहती है, डब्ल्यूबीसी की बात करें तो। साथ ही अगर सबसे छोटी कोशिका है वो जीवाणु है, जो कि 0.1 गुणा 0.5 यूएम होती है। और बड़ी की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसकी 170 गुणा 130 mm इसकी क्या होती है? आकार होता है। अंडे की बात करें तो अंडे में एल्ब्यूमिन पाया जाता है, जो बाहरी सफ़ेद भाग होता है उसको कहते हैं। यह एक कोशिकीय अंडा एक कोशिका का भाग है, याद रखिएगा, जो एल्ब्यूमिन होता है। वो जो पीला यolk होता है वो अंदर का पदार्थ होता है, जो आपने देखा होगा। साथ ही अगर बात की जाए तो शरीर आकार से कोशिका आकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाथी का आकार बड़ा है तो उसकी कोशिका बड़ी होगी, ठीक है। कोशिका का मूल घटक होता है वो कोशिका झिल्ली होती है, जो कि सरंध्र पाई जाती है। साथ ही कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये सभी क्या है? इसके मूल घटक हैं। और कोशिका द्रव्य और केंद्रक को सम्मिलित रूप से कोशिका झिल्ली के अंदर मौजूद रहते हैं, ये दोनों। कोशिका झिल्ली के प्रकार की बात की जाए, कोशिका है वो आकार प्रदान करती है कोशिका झिल्ली है वो आकार प्रदान करती है कोशिका को। कोशिका द्रव्य में उपस्थित रहते हैं, और कोशिका द्रव्य में देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गोल्जी का ये सभी उपस्थित रहते हैं। बात की जाए कोशिका झिल्ली की तो कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रण करती है, वो होती है केंद्रक झिल्ली। बात करें केंद्रक की तो केंद्रक में केंद्रका पाई जाती है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। और केंद्रक में क्रोमोसोम पर जीन उपस्थित होते हैं, याद रखिएगा। और आनुवांशिक गुणवाहक होते हैं, जो जीन होते हैं वो आनुवांशिक के गुणवाहक होते हैं। साथ ही केंद्रक का कोशिका क्रियाकलापों पर नियंत्रण, लेकिन आनुवांशिक क्रियाकलापों पर कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है। जीव द्रव्य की बात करें तो ये कोशिका द्रव्य है। इसमें देखिएगा कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों ही उपस्थित रहते हैं जीव द्रव्य के अंतर्गत। और जीव द्रव्य है वो सेल की एक जीवित पदार्थ है, याद रखिएगा। प्रोकैरियोटिक में देखिए जीवाणु, नील हरित शैवाल आते हैं। साथ ही यूकैरियोटिक की बात की है तो इसमें प्याज और गाल की कोशिकाएं आती हैं। बात करें रिक्तिका की तो बड़ी रिक्तिका पादपों में पाई जाती है और छोटी रिक्तिका जीवों में पाई जाती है।
अगर बात की है तो हरे रंग का जो प्लास्टिड है उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो कि केवल पादपों में ही पाया जाता है। और जो रक्त कोशिकाएं हैं वो गोलाकार होती हैं, पेशीय कोशिकाएं हैं वो तर्क रूप में होती हैं, और बात की जाए तंत्रिका कोशिका की तो ये लंबी और शाखित होती है। तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 9 में प्रवेश कर चुके हैं, देखिएगा, जिसका नाम है जंतुओं में जनन। तो सबसे पहले हम देखते हैं नर जननांग कौन कौन से होते हैं। तो एक जोड़ी वृषण, 2 शुक्राणु, नलिका और 1 शिशन, ये सभी क्या है, नर जननांग है। और वृषण से आपको पता होगा शुक्राणु बनते हैं। साथ ही शुक्राणु के भाग की बात की जाए तो इसके 3 भाग होते हैं, जिसमें सिर, मध्य भाग और पूंछ उपस्थित होते हैं। मादा जननांग की बात की जाए तो एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी यानी डिंब वाहिनी इसमें पाई जाती है, और साथ ही गर्भाशय भी पाया जाता है। अंडाशय की बात करें तो इसमें अंडाणु यानी डिंब उपस्थित होता है। तो नर और मादा जननांग होते हैं वो दोनों ही एकल कोशिका होते हैं, ये चीज़ भी हमको याद रखनी चाहिए। तो प्रत्येक माह किसी भी अंडाशय से एक अंडाणु निर्मुक्त होता है, याद रखिएगा, प्रत्येक माह में। साथ ही निषेचन है वो शुक्राणु अंडाणु का संलयन होता है, और इसका रिजल्ट क्या आता है कि एक युग्मनज प्राप्त होता है, जिसको जायकोट कहते हैं। और याद रखिएगा ये पूछा जाता है, ये सिंगल फॉर्म में होता है। आंतरिक निषेचन होता है वो कुत्ता, मुर्गी, मनुष्य और गाय में पाया जाता है। IVF है वो शरीर के बाहरी कृत्रिम निषेचन होता है, याद रखिएगा। मादा मेंढक सैकड़ों अंडे देती है तालाब में, और जैली पदार्थ से जो एकत्रित रहते हैं और कवच रहित अंडे होते हैं, याद रखिएगा, जो मादा के अंडे होते हैं जल में। वायु निषेचन की बात की है तो ये मेंढक में पाया जाता है, मछली में और स्टारफिश में, याद रखिएगा, स्टारफिश में भी ये पाया जाता है। बात करें तो भ्रूण का शारीरिक पहचान है उसको गर्भ कहते हैं। जब भ्रूण की शारीरिक पहचान होने लग जाती है तब उसको हम गर्भ कहते हैं। मुर्गी है वो ऊष्मायन हेतु अंडों पर बैठती है, यानी उनको गर्म करने के लिए वो उन अंडों पर बैठती है। अंडज, छिपकली, तितली, मेंढक, सलभ और मुर्गी, ये सभी क्या है, अंडज हैं। बात करें रेशम कीट की जीवन कृति की, सबसे पहले अंडा बनता है, अंडा के बाद लार्वा बनता है, उसके बाद पीपा बनता है, और उसके बाद वयस्क होता है। तो ये क्या है, एक क्रम है। तो अंडा, लार्वा या इल्ली, या फिर उसके बाद पीपा, या फिर वयस्क। बात करें तो मेंढक का जीवन चक्र, तो अंडा, टेडपोल यानी लार्वा और वयस्क, ये सब क्या है, मेंढक का जीवन चक्र है। साथ ही कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। ठीक है। बात की है लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन है वो हाइड्रा और ईस्ट में पाया जाता है, जिसको कहते हैं हम मुकुलन। अमीबा में याद रखिएगा द्विविखंडन पाया जाता है, जिसमें एक जनक से 2 अमीबा बनते हैं। अगर बात की जाए द्विविखंडन की तो अमीबा, पैरामेसियम, युगलिना और डायटम, इन सभी में द्विविखंडन पाया जाता है। क्लोन देखिए, क्लोन क्या होता है, तो संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, एक क्लोन कहलाता है। और ये सबसे पहले इयान बिलवुड ने बनाया था, जिन्होंने एक भेड़ बनाई थी जिसका नाम था डॉलियो। ये 5 जुलाई 1996 में इसका जन्म हुआ था। लार्वा हमेशा चेंज होता है जंतु में, तब इसको कहते हैं कायांतरण। साथ ही अगर टेडपोल चेंज होता है वयस्क में तो इसको भी कहते हैं कायांतरण। आगे अगर बात की है तो युग्मनज में केंद्र को उपस्थित होता है एक। निषेचन के बाद जो दिया गया अंडा है उसको एकल कोशिका कहते हैं, और निषेचन का परिणाम स्वरूप में युग्मनज प्राप्त होता है। भ्रूण अनेक कोशिकाओं का बना होता है, तो ये चीज़ भी हमें याद रखनी चाहिए। चलते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ। तो देखिएगा किशोरावस्था की ओर। तो 10 से 11 वर्ष की आयु में एकाएक वृद्धि होती है। 10 से 18 या 19 साल की उम्र को किशोरावस्था कहते हैं, जिसको टीनेजर्स कहा जाता है। 11 वर्ष में लड़का अपनी लंबाई का 81% प्राप्त कर लेता है, और लड़की है वो 88% प्राप्त कर लेती है। साथ ही बात की है तो प्रारंभ में लड़कियां होती हैं वो लंबाई में अधिक बढ़ती हैं। लंबाई में पेरेंट्स से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है। लैरिक्स में वृद्धि प्रारंभ यौवन अवस्था में ही इसमें वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। लैरिक्स में एडम्स एप्पल होते हैं जो कि लैरिक्स में होते हैं, और लड़कियों में ये छोटे छोटे होते हैं, इसलिए उनका तारत्व अधिक होता है, बोली उनकी पतली होती है।
बाह्य ग्रंथि देखिएगा श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि और लार ग्रंथि, ये सभी कैसी हैं? बाह्य ग्रंथि है। अगर बात की जाए तो पुरुष में जो वृषण होते हैं उनसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है, जो कि शारीरिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है, जिससे शारीरिक चेंजमेंट होते हैं, और ये एक अंतःस्रावी हार्मोन है। स्त्री में अंडा से पाया जाता है, जिससे एस्ट्रोजन प्राप्त होता है, जो कि शारीरिक चेंजमेंट के लिए उत्तरदायी है। और ये दोनों क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं गौण लैंगिक लक्षण। याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन होते हैं जो कि गौण लक्षण प्रदर्शित करते हैं। कंट्रोल होते हैं ये दोनों ही, वो पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा ये दोनों कंट्रोल होते हैं। बात की जाए रजोधर्म की, तो ये स्टार्ट होता है 12 वर्ष से और समाप्त हो जाता है 45 से 50 वर्ष के मध्य। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ देखिएगा पीयूष, थायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय, अंडाशय, वृषण ग्रंथियाँ हैं, ये कोई अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। साथ ही थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन की कमी से होते हैं ग्वाटर रोग हो जाता है। साथ ही अग्नाशय ग्रंथि होती है वो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। एड्रिनलिन है वो एड्रिनलिन हार्मोन उत्पन्न करती है, जो कि क्रोध, चिंता, उत्तेजना का समायोजन करता है, और ये नमक के द्वारा कंट्रोल होता है। पीयूष ग्रंथि की बात की है तो थायराइड एवं एड्रिनलिन पर कंट्रोल करता है पीयूष ग्रंथि, जिससे वृद्धि हार्मोन का स्रावण भी करती है पीयूष ग्रंथि। बात की है तो मेढक थायराइड से स्रावण थायरोक्सिन हार्मोन, याद रखिएगा, जिससे इसके लिए आवश्यक है तो जल में आयोडीन से, देखिएगा जो थायराइड होता है अगर उसकी कमी हो जाए शरीर में, मानव के शरीर में, तो उससे ग्वाटर रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसी आयोडीन जो जल में जाता है, जिससे क्या होता है? टेडपोल में वृद्धि होती है। रुधिर के निर्माण में सबसे ज़्यादा उपयोगी है वो आयरन है। साथ ही अगर बात की जाए एड्स की, तो एड्स है वो संपर्क के लेने के द्वारा ही फैलता है, सिरिंज के द्वारा ही फैलता है, और साथ ही माँ के दूध से बच्चे में भी फैलता है एड्स। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है 11, जिसका नाम है बल एवं दाब। तो बल क्या होता है? देखिए, अपकर्षण और अभिकर्षण यानी धक्का और खिंचावी क्या है? एक बल है। बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं, और इस अन्योन्य क्रिया के कारण दो वस्तुओं पर बल लगता है। याद रखिएगा, बल लगने के लिए आवश्यक है, याद नहीं, हमेशा दो वस्तुएं आवश्यक हैं बल लगने के लिए। अगर दो बलों की दिशा समान है तो नेट बल क्या होगा? दोनों को जोड़ देंगे, और अगर दिशा विपरीत है तो एक दूसरे से घटाने पर नेट बल प्राप्त होगा। बल वस्तु की गति की अवस्था में चेंजमेंट करता है, आकृतीय दिशा में भी चेंज करता है। याद रखिएगा, संपर्क बल कौन कौन से होते हैं? तो पेशीय बल और घर्षण बल, ये संपर्क बल होते हैं। घर्षण बल होता है वो गति की अवस्था में चेंज करता है। ठीक है, और जो पेशीय बल है देखिएगा, बैल, गधे, घोड़े और मनुष्यों के द्वारा यूज़ किया जाता है पेशीय बल का। अगर बात की जाए तो घर्षण सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है, याद रखिएगा। असंपर्क बल कौन कौन से होते हैं? तो चुंबकीय बल और स्थिर वैद्युतिक बल होते हैं वो असंपर्कित बल होते हैं। बात की जाए चुंबक की, तो चुंबक द्वारा लोहे पर लगा बल होता है, उसको असंपर्क बल ही कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल देखिए, ये पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है। दाब है वो क्या है? पवन, चक्रवात, वायु दाब के कारण ही बनते हैं, याद रखिएगा। और दाब क्या होता है? तो वो होता है F/A। ठीक है, बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया गया दाब पानी की ऊंचाई पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। तो जितना गहराई जो बांध होते हैं वो इसी के द्वारा इनकी दीवार मोटी बनाई जाती है, क्योंकि नीचे जाने पर दाब बढ़ता है जल में। यानी द्रव समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, और गैसें हैं वो दाब डालती हैं, याद रखिएगा। वायुमंडल दाब है वायु के द्वारा लगाया जाता है। बात की जाए तो इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ का भार होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ड्रॉपर में पानी चढ़ना, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है पृथ्वी गुरुत्वीय बल। नेक्स्ट चैप्टर है जो कि हमारा 12 है, इसका नाम है घर्षण। घर्षण सापेक्ष गति का विरोध करता है, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। घर्षण सदैव लगाए गए बल का विरोध करता है, यानी विपरीत दिशा में लगता है। अगर आप इधर जा रहे हो तो घर्षण बल इधर लगेगा, यानी विपरीत दिशा में। घर्षण दो संपर्क पृष्ठों को अनियमितताओं के द्वारा लगता है, याद रखिएगा। स्थैतिक घर्षण वस्तु को विराम से गति प्रदान करने के लिए लगाया गया जो घर्षण के विरुद्ध बल होता है उसको क्या कहते हैं?
स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। सर्पी, किसी वस्तु को उसी चाल से गतिमान बनाए रखने के लिए जो आवश्यक बल है उसको क्या कहते हैं हम? सर्पी घर्षण कहते हैं। और हमेशा याद रखिएगा स्थैतिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण से हमेशा ज़्यादा होता है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है और घर्षण बनाने हेतु जूते में सोल और टायर में खांचे बनाए जाते हैं जिससे कि घर्षण बल को बढ़ाया जा सके। घर्षण कमी हेतु यूज़ किया जाता है स्नेहक, जिसमें ग्रीस, तेल, ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है। गतिशील पुर्जों के माध्यम से वायु की गति का उपयोग किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए। बात की जाए तो घर्षण को कभी भी शून्य नहीं किया जा सकता है, और जो लोटनी घर्षण होता है वो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है, इससे प्रतिरोध यूज होता है। इनमें अगर विज्ञान में देखा जाए तो गैस एवं द्रवों को तरल कहा जाता है, याद रखिएगा, और द्वारा जो घर्षण बल लगता है उसको कर्षण कहा जाता है। तो घर्षण और कर्षण में ये अंतर होता है। तरल द्वारा लगा घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। साथ ही घर्षण बल वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। घर्षण में ऊर्जा का क्षय होता है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी चाहिए। अगर बात करें घर्षण क्रम का, तो आरोही क्रम की बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है स्थैतिक घर्षण, उससे ज़्यादा होता है सर्पी घर्षण, और उससे ज़्यादा होता है उससे कम होता है लोटनी घर्षण। यानी ये सब इधर बात करें, ये सबसे ज़्यादा, इससे कम और इससे कम, यानी सबसे कम लोटनी और सबसे ज़्यादा स्थैतिक घर्षण बल लगता है। अगर घर्षण बढ़ता है तो ये क्वेश्चन को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो देखिएगा जो तौलिया है उस पर होगा सबसे ज़्यादा घर्षण बल, उससे कम समाचार पत्र पे, उसके बाद संगमरमर का सूखा फर्श, और उसके बाद संगमरमर का गीला फर्श। तो ये क्या है? घर्षण का घटता हुआ क्रम है। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया हमारा। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ। तो देखिएगा, देखते हैं चैप्टर ध्वनि को, चैप्टर नंबर 13 को। तो ध्वनि कंपनों के द्वारा वस्तुओं में उत्पन्न होती है, याद रखिएगा। कंपन क्या होते हैं? तो वस्तु की अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर जो आगे पीछे गति होती है उसको हम क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। और इस गति को क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। मानव ध्वनि उत्पन्न होती है वो लैरिक्स के द्वारा उत्पन्न होती है, जो कि गले में उपस्थित होता है। अगर पुरुष वाग तंतु की लंबाई की बात की जाए तो ये 20 mm, और महिला की बात की जाए तो इसमें 5 mm पाया जाता है। इसी के कारण जो महिला की ध्वनि होती है वो और पुरुष की ध्वनि भिन्न भिन्न होती है। ध्वनि संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसमें ठोस, द्रव, गैस कुछ भी माध्यम हो सकता है। बात की जाए तो आवृत्ति की, तो प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। मात्रक हर्ट्ज होता है, एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होता है, याद रखिएगा। ध्वनि के इम्पोर्टेंट गुण कौन कौन से होते हैं? तो आयाम और आवृत्ति होते हैं, जो कि ध्वनि के इम्पोर्टेंट गुण होते हैं। इसके आधार पर ध्वनियों में अंतर कर सकते हैं अपन, आयाम और आवृत्ति के आधार पर। ध्वनि प्रबलता होती है वो हमेशा डिपेंड करती है आयाम पर। प्रबलता होती है वो समानुपाती आयाम स्क्वायर के बराबर होती है। आयाम हमेशा बढ़ता है तो प्रबलता हमेशा बढ़ती है। यानी प्रबलता जो लाउडनेस होती है उसका मात्रक डेसिबल होता है। आयाम छोटा होता है तो ध्वनि मंद होती है। आवृत्ति ध्वनि का तारतम्य निर्धारित करती है, यानी तीक्ष्णता को निर्धारित करती है। यदि आवृत्ति अधिक है तो इसका मतलब है कि ध्वनि की तीक्ष्णता यानी तीखी है। ध्वनि कैसी है? तीखी है। देखिएगा, जैसे मैंने चित्र के आधार पर बताया है कि जैसे ढोल की आवृत्ति है तो वो इस प्रकार की है, ठीक है, ये दूर दूर जा रही है, तो इसका मतलब ये शेर जैसी आकृति, शेर जैसी दहाड़ है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रबलता अधिक है। ये मंद आवृत्ति है लेकिन इसमें प्रबलता अधिक है। इस कम यानी मंद आवृत्ति इसीलिए हम कह सकते हैं ये कैसी है? कम तारत्य की है। जब कम तारत्य है तो फिर कैसी होगी? ये कम तीखी होगी, लेकिन इसकी प्रबलता अधिक होगी। और जब जल्दी 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 इस प्रकार चलती है तो इसका मतलब है कि आवृत्ति अधिक है, इसी कारण इसका तारत्य अधिक है, अतः ये कैसी है? तीखी है। और जो सीटी की आवृत्ति होती है वो इस प्रकार की ही होती है, जैसे पक्षी और सीटी की जो ध्वनि होती है। साथ ही जो बच्चा और महिला की ध्वनि होती है वो कैसी होती है? जिसका आवृत्ति और तारत्य अधिक होता है। बात की जाए तो मानव सुन सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को। अश्रव्य ध्वनि की बात की जाए तो ये 50 हर्ट्ज से कम होती है। पराश्रव्य ध्वनि की बात की जाए 20 के हर्ट्ज से अधिक होती है। कुत्ते सुन सकते हैं
और अल्ट्रासाउंड में यूज़ होती है वो पराश्रव्य ध्वनि होती है। शोर की बात की जाए तो अप्रिय ध्वनि शोर होती है। और सुस्वर ध्वनि की बात की जाए तो जो कानों को सुखद लगे वो कैसी है, सुस्वर ध्वनि है। कर्णपटल की बात करें तो ध्वनि कंपनों को अनुभव करते हैं एवं संकेत मस्तिष्क तक पहुंचते हैं कर्णपटल के द्वारा। सड़क किनारे पेड़ लगाकर ध्वनि प्रदूषण कम किया जा सकता है। बात की है तो किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होगी, तो याद रखिएगा जो पुरुष है उसकी वाक आवृत्ति न्यूनतम होगी, क्योंकि आवृत्ति न्यूनतम मीन्स होता है ध्वनि भारी होना और उसका मतलब होता है तारत्व कम होना, और ये सब किस में पाया जाता है, पुरुष की ध्वनि में पाया जाता है। आगे बात करें तो आयाम होते हैं अधिक होते हैं तो ध्वनि प्रबल मानी जाती है। जैसे एक क्वेश्चन है, देखिएगा दोलनों की संख्या है, दोलन है वो 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, तो आवर्तकाल और आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, ऊपर उसके टाइम लिख लेंगे और नीचे उसकी कितनी बार दोलन कर रहे हैं, तो 1 सेकंड 0.1 सेकंड निकल के आ गया आवर्तकाल। और आपको पता होगा कि आवर्तकाल का जस्ट अपोजिट ही क्या होता है, आवृत्ति होती है, तो वो उसका अपोजिट करके 10 हर्ट्ज आ गई। ठीक है, साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि मच्छर अपनी पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की दर से कंपन करता है तो ध्वनि उत्पन्न करता है, तो उत्पन्न आवर्तकाल क्या होगा, तो याद रखिएगा 500 कंपन करने में सेकंड ले रहा है 1, तो फिर 1 कंपन करने में कितनी सेकंड लेगा, तो 1/500 यानी 0.002 सेकंड, ये क्या हो जाएगा, इसका आवर्तकाल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 13 था वो ख़त्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 14 पे चलते हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो नींबू रस एवं सिरका विद्युत के सुचालक होती हैं, साथ ही विद्युत ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब जलता है। बात करें एलईडी की तो इसका फुल नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड इसको कहा जाता है। साथ ही दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर दीप्त होती है। लंबा तार हमेशा धर्म टर्मिनल होता है और छोटा तार हमेशा ऋण टर्मिनल होता है। वायु विद्युत हीन चालक होती है, साथ ही आयसुत जल होता है वो विद्युत धारा का कुचालक होता है। और विद्युत चालन की बात करें तो लवण क्षार और अम्ल में विद्युत चालन पाया जाता है। साथ ही जलीय विलयन में O2 के बुलबुले यानी धन टर्मिनल पर तथा H2 के बुलबुले ऋण टर्मिनल पर बनते हैं। विलयन में विद्युत प्रवाह की अगर बात की जाए तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, विलयन में रंग चेंज हो जाता है और इलेक्ट्रोड पर धातु निक्षेपित होती है। ये होता है विद्युत प्रवाह करने पर विलयन में। आलू में टर्मिनल लगाने पर धन टर्मिनल की ओर चारों ओर नीला हरा धब्बा बन जाता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि दोनों टर्मिनलों में कौन सा धन टर्मिनल है और कौन सा ऋण टर्मिनल है। साथ ही जिस पर परत चढ़ानी होती है उसे ऋण टर्मिनल कहते हैं, और जो जिसकी चढ़ानी होती है उसको धन टर्मिनल कहते हैं। यूज़ इसका किसमें करते हैं, देखिएगा टोंटी, गैस बर्नर, हैंडल, रिम पर क्रोमियम की परत चढ़ाने में इसका यूज किया जाता है। साथ ही सोने चांदी की परत चढ़ाने में भी इसका यूज किया जाता है। लोहे के खाद्य डिब्बों पर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है, क्योंकि टिन लोहे से कम क्रियाशील है। लोहे के संक्षारण रोकने हेतु जिंक की परत चढ़ाते हैं। और विलयन में विद्युत का प्रभाव होने से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, ये आपको पता ही होगा, मैं बहुत बार इस चीज़ को बता चुका हूँ। बात करें एलईडी में तो एलईडी में कौन कौन से रंग होते हैं, तो लाल, हरा, पीला, नीला और सफ़ेद होता है, लेकिन मुख्य रूप से लाल, हरे, पीले रंग इसमें पाए जाते हैं। ट्रैफिक सिग्नल में यूज़ होता है। ऊर्जा की खपत कम होती है, लेकिन ये महंगे होते हैं। बात करें CFL की तो सहती प्रदीप लैंप कहते हैं, इसमें पारा भरा हुआ रहता है, यानी CFL। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। तो देखिएगा, इसको देखते हैं। तड़ित भी विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी है। ठीक है, बादलों में आवेश एकत्रित के कारण होता है। रगड़ने से आवेश उत्पन्न होता है। समान आवेश प्रतिकर्षण करता है और असमान आवेश हमेशा आकर्षण करता है। रेशम से रगड़ने पर कांच छड़ पर प्लस आवेश उत्पन्न होता है। यह स्थितिक आवेश है, लेकिन
ये गति करता है तब इसको हम विद्युत धारा कहते हैं। कोई वस्तु आवेशित है या नहीं इसका पता विद्युतदर्शी के द्वारा पता लगाया जाता है। भूसंपर्कित किसी भी वस्तु से आवेश को पृथ्वी तक पहुंचाना ही क्या है, भूसंपर्कित कहलाता है। बादलों के ऊपरी किनारे पर हमेशा धनावेश होता है, निचली परत पर यानी निचले किनारे पर ऋणावेश होता है, और धरती के निकट भी धनावेश होता है। और तड़ित को हमेशा क्या कहते हैं, विद्युत विसर्जन कहा जाता है। पृथ्वी परतों का क्रम क्या होता है, देखिएगा पृथ्वी पर जो परत होती है उनका क्रम क्या होता है। तो देखिएगा सबसे पहले भूपर्वटी, उसके बाद प्रवार, उसके बाद बाह्य क्रोड, उसके बाद आंतरिक क्रोड। बाद में अगर बात की है तो भूकंप के स्थान व समय की भविष्यवाणी कभी नहीं की जा सकती, इस बात को हमेशा याद रखना। अधिकेंद्र है जहाँ भूकंप पृथ्वी की ऊपरी परत पर टकराता है उसको क्या कहते हैं, हम अधिकेंद्र कहते हैं। घर्षण द्वारा आवेश नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, तो याद रखिए तांबे की छड़, अगर तांबे की छड़ों को आप घर्षण करेंगे तो उनके द्वारा कोई भी आवेश उत्पन्न नहीं होगा। अगर बात की है आवेशित कांच की तो वो प्लस होता है कि छड़ आवेशित प्लास्टिक स्टा माइनस होता है को आकर्षित कर सकती है। तो यार जब इन दोनों को आप रगड़ोगे तो जो कांच की छड़ है वो प्लस हो जाएगी और प्लास्टिक स्टा है वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश। तो चैप्टर नंबर 16 प्रकाश। देखिएगा प्रकाश वस्तुओं को दृश्य बनाता है, प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं, तो आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, ये हमेशा ही होता है। आपतन, परावर्तन कोण और अविलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में उपस्थित होते हैं। आवासीय प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। पारस्व परिवर्तन देखिए ये इस प्रकार से होता है। साथ ही परावर्तन किरणें समांतर नहीं होती हैं तो इसको विसारित परावर्तन कहते हैं, और जब परावर्तित किरणें समांतर होती हैं तो इसको नियत परावर्तन कहा जाता है। खुद का प्रकाश दीप्त होता है, इसको सूर्य, मोमबत्ती और बल्ब इनसे ये खुद अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इनको दीप्त कहते हैं। और जो खुद दूसरों के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं उनको प्रदीप्त कहते हैं, जैसे चंद्रमा। और पारदर्शी यूज़ किस में किया जाता है, तो याद रखिएगा टैंक, पनडुब्बी और बंकरों में इनका पारदर्शी का यूज़ किया जाता है। साथ ही कैलाइडोस्कोप होता है, वो पैटर्न इसमें रिपीट नहीं होता है, ये इस प्रकार से इसकी डिजाइन बनी रहती है। और इसका यूज़ है वो कागज़ों एवं वस्त्रों के डिजाइन बनाने में किया जाता है। और सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। प्रकाश के रंगों का जो विभाजन है वो विक्षेपण, इसका उदाहरण है इंद्रधनुष, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात की है तो जो आँखों का कलर है वो परितारिका का कलर होता है। नेत्र एवं प्रेस करने वाले प्रकाश को नियंत्रण करती है परितारिका। तो आँखों अगर आपकी नीली आँखें हैं तो इसका मतलब आपकी परितारिका का कलर नीला है, जो कि प्रकाश को नियंत्रण करती है आँख में जाने से। आँख की तंत्रिका का जो प्रकार होता है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है शंकु, एक होती है शलाका। शंकु की बात की जाए तो इसमें तीव्र प्रकाश के प्रति सुग्राही होती हैं और रंगों की सूचनाएं भी देती हैं। बात की है शलाका की, तो शलाका मध्य प्रकाश के प्रति सुग्राही होती है। बात करें तो दृग तंत्रिका और रेटिना संधि पर कोई तंत्रिका नहीं होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम अंध बिंदु। साथ ही रेटिना पर प्रतिबिंब का प्रभाव होता है 1/16 सेकंड तक। ठीक है, याद रखिएगा वस्तु चलती हुई प्रतीत होती है, जब 1/16 सेकंड ज़्यादा टाइम लेने लगे तो क्या होती है, आपको चलती हुई प्रतीत होती है। पलकें अनावश्यक प्रकाश को रोकती हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखनी चाहिए। साथ ही आंखें न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेमी होती है। इन मोतियाबिंद नेत्र हटाकर कृत्रिम लेंस लगा देते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, मोतियाबिंद। केकड़ा और छिपकली, इसमें चारों ओर देख सकते हैं, इस प्रकार की आंखें पाई जाती हैं कि ये चारों ओर देख सकते हैं। उल्लू की बात की है तो ये रात में देख सकता है, उसका कारण क्या होता है, इसमें कॉर्निया बड़ा होता है, बड़ी पुतली होती है, ठीक है, जो कि नेत्र से अधिक प्रकाश को प्रवेश करने देती है। साथ ही शलाकाएँ अधिक होती हैं और शंकु इसमें कम होती हैं, इसलिए ये रात में देख सकता है। लेकिन अगर आपको दिन में देखना है तो उसमें आपको लिए शंकु अधिक और शलाका कम होनी चाहिए। विटामिन ए की बात करें तो कमी से होता है इसकी से रतौंधी। ये किस में पाया जाता है, तो कच्ची गाजर में, फूल गोभी में,
सब्जी यानी पालक में, कॉड लीवर में, आम, पपीता, अंडे, दूध, इन सभी में विटामिन ए पाया जाता है। बैरल लिपि की बात की जाए तो 63 बिंदु होते हैं, ठीक है, और प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु उपस्थित होते हैं। प्रकाश सभी पृष्ठों से परावर्तित होता है। यदि आपतित किरणें परावर्तित किरणों से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतित कोण कितना होगा? तो आपतित कोण हमेशा 45 डिग्री का होगा। और यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेमी दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच बनने एक मोमबत्ती रखी है तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे? तो याद रखिएगा उसकी संख्या अनंत होगी। ये क्वेश्चन है, देखिएगा इस प्रकार से कोई दर्पण है, यहाँ कोई किरण आ रही है, ठीक है, और ये बताना है 30 सेंटीग्रेड पे आ रही है, विलंब से बन रहा है, तो परावर्तित तो हो गई, ये कितने पर जाएगी? तो याद रखिए इस प्रकार आएगी, यहाँ पे टकरा के ऐसे चली जाएगी, क्योंकि ये 30 का है, ठीक है। जब यहाँ पे हम त्रिभुज बनाएंगे तो ये 30 का है, ये 90 का है, आपको पता है, ये 90 लेना पड़ता है हमको अभिलंब, तो ये कितने का बचा? 60 का, तो इसलिए ये भी 60 पे चली जाएगी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 16 खत्म हुआ। अब चैप्टर नंबर 17 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 17 है तारे एवं सौर परिवार। तो रात्रि में जो टिमटिमाते नहीं दिखते उनको क्या कहते हैं? हम तारे कहते हैं। सबसे अधिक चमकीला जो अदीप्त पिंड है वो कौन सा है? चंद्रमा है। खगोलीय पिंड देखिएगा, जो तारे, ग्रह, चंद्रमा और अन्य पिंड होते हैं वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। पूर्णिमा जब चंद्रमा की पूर्ण चक्र का दिखाई देती है तो उसको क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। अमावस्या चंद्रमा दिखाई नहीं देता, याद रखिएगा। दूसरे दिन छोटा भाग दिखाई देते हैं जिसको कहते हैं अपन बाल चंद्रमा। दो पूर्णिमा के बीच की जो अवधि होती है वो 29 दिन होती है। सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण चंद्रमा दिखाई देता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, लेकिन पृथ्वी चंद्रमा के साथ सूर्य की परिक्रमा करती है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अगर बात की जाए तो अमावस्या के बाद चंद्रमा के प्रदीप्त भाग में जो वृद्धि होती है और इसका अपोजिट क्या होता है? पूर्णिमा होता है। चंद्रमा पर न जल है न वायुमंडल है, अतः वहाँ बात नहीं कर सकते, यानी एक दूसरे से आप बात नहीं कर सकते बिल्कुल भी। बात करें तो फर्स्ट अंतरिक्ष यात्री कौन था जो कि चंद्रमा पर गया था? तो उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि 21 जुलाई 1969 को गया था। और सेकंड था वो था एडविन एल्ड्रिन। तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, जो प्रकाश आने में 8 मिनट लेती है। सूर्य के बाद दूसरा निकटतम जो ग्रह है उसका नाम है अल्फा सेंचुरी, याद रखिएगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं और प्रकाश साल है वो 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड होती है। दिन में तारे सूर्य के प्रकाश की वजह से दिखाई नहीं देते हैं। तारों की जो गति होती है वो पूर्व से निर्धारित होती है, याद रखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर होती है जो गति होती है तारों की, और जो पृथ्वी की गति होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। इसी कारण हमें सूर्योदय पूर्व में दिखाई देता है और सूर्यास्त पश्चिम में दिखाई देता है। बात करें ध्रुव तारे की तो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में मौजूद है ये, ठीक है। गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अक्ष पर मौजूद है, इसलिए। साथ ही सौर परिवार का ये सदस्य नहीं है, याद रखिए, ध्रुव तारा है वो सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तारामंडल की बात करें तो इस पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है पूरा तारामंडल। पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारे के समूह को हम क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। सुविख्यात तारामंडल देखिएगा 800 मेयर है, जो कि सुविख्यात तारामंडल है। बात करें अन्य नाम इसका क्या है तो देखिएगा, जो 800 मेजर है उसका अन्य नाम क्या है? इसको ब्रिगेडियर डिपर कहते हैं, ग्रेट बियर, और सप्तऋषि भी इसे ही कहते हैं। साथ ही प्रश्न चिन्ह बड़ी कलछी जैसा प्रतीत होता है। इसमें 7 तारे हैं, जिसमें से 3 तारे हैं वो कलछी की हत्ती हैं, जबकि 4 तारे हैं वो कटोरी के रूप में हैं। गर्मी में रात्रि के प्रथम पहर में देखा जा सकता है इसको। साथ ही ये इसकी सहायता से ध्रुव तारे का निर्धारण भी हो सकता है कि सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हैं, यानी जो सप्तऋषि उस तारामंडल है उसके सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हैं।
बात करें तो ध्रुव तारा दक्षिणी गोलार्ध से दिखाई नहीं देता था, याद रखिएगा, ये सिर्फ उत्तरी गोलार्ध से दिखाई देता है। अन्य तारामंडल ओरियन है, याद रखिएगा, ये सर्दियों की मध्य रात्रि में देख सकते हैं इसको। इसमें 7 से 8 तारे हैं, जिसमें 3 तारे बेल्ट बनाते हैं और 4 तारे चतुर्भुज बनाते हैं। इसका अन्य नाम शिकारी है। साथ ही इसको बिना दूरदर्शी के भी देखा जा सकता है ओरियन को। आकाश में सर्वाधिक चमकीला तारा है वो सीरियस है, याद रखिएगा। और सौर परिवार में कौन कौन आता है तो ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और उल्का हैं, जो कि सौर परिवार के अंतर्गत आती हैं। सूर्य एवं इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं, याद रखिएगा। लेकिन सौर परिवार के अंतर्गत उपग्रह नहीं आता। सूर्य से दूरी की बात करें तो आरोही क्रम से देखते हैं तो सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इस प्रकार से सूर्य से दूरी के हिसाब पर हैं। अगर बात की जाए तो प्लूटो को सौर परिवार का सदस्य नहीं माना जाता है 2006 से, आपको पता होगा ये। साथ ही सूर्य है वो समस्त ऊर्जा का स्रोत है, पृथ्वी की या फिर हमारे पूरे सौरमंडल की सभी ग्रहों की ऊर्जा है एवं प्रकाश का स्रोत है वो सूर्य ही है। ग्रह की बात की जाए तो इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं, टिमटिमाते नहीं है, याद रखिएगा। तारों की सापेक्ष ग्रहों की स्थिति बदलती है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इसको क्या कहते हैं, परिक्रमण काल कहा जाता है। खुद के अक्ष पर गति की बात करें तो घूर्णन गति होती है या लट्टू की गति होती है। फिर अगर बात की जाए तो बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, जो बुध है उसका कोई भी उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी का जो निकटतम पड़ोसी है वो शुक्र है। रात्रि के में आकाश में सर्वाधिक चमकीला ग्रह यही दिखाई देता है। प्रातः और शाम का तारा भी कहते हैं इसको। और इसकी गति की बात की जाए तो इसकी पूर्व से पश्चिम की ओर गति है। अरुण की भी गति यानी जो यूरेनस है उसकी गति भी पूर्व से पश्चिम है। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। पृथ्वी जो कि एक नीला ग्रह है, झुके के कारण इसमें ऋतु परिवर्तन होती है, ये झुका हुआ है। साथ ही मंगल की बात करें तो ये लाल ग्रह है के 2 छोटे उपग्रह हैं जो फोबोस और डीवोस हैं, तो ये इसके उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। पृथ्वी के कक्षीय तल पर एक दूसरे से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन पृथ्वी अक्ष और कक्षीय तल है वो 66.5 डिग्री झुका हुआ है। बात करें बृहस्पति की तो सबसे छोटा ग्रह 2300 पृथ्वियाँ जितना बड़ा है ये। पृथ्वी द्रव्यमान का 318 गुना है, तीव्र घूमता है, याद रखिए। चारों धुंधला वलय के समान दिखाई देता है और इसमें 4 चंद्रमा है। पृथ्वी से त्रिज्या है वो 11 गुनी ज़्यादा है इसकी। बात करें शनि की तो ये पीला ग्रह, पीला रंग है इसका, वलय उपस्थित है, जल में कम से कम सघन, अतः यह तैर भी सकता है, याद रखिए, बहुत ज़्यादा ही ये कम सघन है। यूरेनस और नेपच्यून की बात की है तो ये सौर परिवार के बाह्य ग्रहों में सम्मिलित किया गया है इनको। सूर्य की गति के समान ये लेटा हुआ प्रतीत होता है जो यूरेनस है। आंतरिक ग्रह जो सूर्य के निकट हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। अब वायु ग्रह की बात की जाए तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये वायु ग्रह हैं। इनके अधिक चंद्रमा उपस्थित होते हैं, मतलब उपग्रह इनके ज़्यादा होते हैं। क्षुद्र ग्रह तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये सभी क्षुद्र ग्रह। बात करें धूमकेतु की तो परवलय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चमकीला सिर और लंबी पूंछ होती है। सूर्य के पास आने वाली पूंछ बढ़ती है और पूंछ सदैव सूर्य से दूर रहती है। जो हेलो का धूमकेतु है वो 76 वर्ष पुराना है, याद रखिएगा। 76 वर्ष में ये एक बार रिपीट होता है। जैसे ये 1986 में दिखा था, अब इसमें अगर 76 जोड़ देंगे तो 2062 में ये पुनः दिखाई देगा। बात करें उल्का पिंड की तो जो पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं वो उल्का पिंड कहते हैं और जो नहीं पहुंचते उनको हम उल्काएं कहते हैं। और संयुक्त रूप से इनको क्या कहते हैं, हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये जो उल्का पिंड है वो स्टार नहीं होते, यानी
तारे नहीं होते। जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तो उल्काएं दिखाई देती है। याद रखिएगा, इसको उल्का वृष्टि कहते हैं। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। तारों की दूरियां जो प्रकाश वर्ष में मापते हैं। सौर परिवार में 8 ग्रह उपस्थित होते हैं, जिसमें 8 ग्रह हैं सौर परिवार में। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्काएं ये सभी सौर परिवार का हिस्सा हैं। सौरमंडल का हिस्सा नहीं है तो ये उपग्रह है, याद रखिएगा। साथ ही सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह है उसका नाम है नेपच्यून। 21 मार्च 23 सितंबर सूर्योदय ठीक पूर्व दिशा में होता है। और पृथ्वी और बृहस्पति के जगह आयतन की बात की जाए तो वो कुछ इस प्रकार है, 1:1331। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 17 खत्म हो गया। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 18 को। चैप्टर नंबर 18 देखिएगा, जिसका नाम है वायु तथा जल का प्रदूषण। बात करें ताजमहल की तो ताजमहल प्रभावित हो रहा है SO2 और N2O के द्वारा प्रभावित हो रहा है। ग्रीन हाउस बिना जीवन संभव नहीं है। याद रखिए, ग्रीन हाउस के बिना जीवन संभव नहीं है। और इसको जो बढ़ाने का कारण करती है वो करती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। साथ ही कि अधिकता प्रदूषण का भी कार्य करती है। अगर CO2 अधिक होता है वायुमंडल में तो वायुमंडल प्रदूषित होने लगता है। वायुमंडल को औसत ताप में वृद्धि है वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। और ग्लोबल वार्मिंग में कौन कौन सी गैस आती है देखिएगा, CO2, CH4, N2O और जलवाष्प। वैकल्पिक ईंधन कौन कौन से हमारे पास, तो सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा जो कि हमारे वैकल्पिक ईंधन है। गंगा कार्य परियोजना है वो 1985 में लाई गई थी। अगर बात करें तो औद्योगिक रसायन में लेड, क्लोराइड और आर्सेनिक ये तीनों मौजूद होते हैं। उर्वरक ने नाइट्रेट एवं फास्फेट शैवालों के लिए पोषण का काम करते हैं, जिससे अनेक शैवाल उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं शैवाल ब्लूम। के मरने पर जीवाणु के लिए भोजन कार्य अतः अधिक O2 यूज़ करते हैं और तालाब में O2 की कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीव बढ़ जाते हैं। यानी जब तालाब में शैवाल ब्लूम ज़्यादा हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जल में घुलित जो O2 होती है, ऑक्सीजन होती है, उसका यूज़ कर लेते हैं और इसलिए तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वहाँ पे जो उपस्थित जीव होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। बात की जाए तो जल शुद्ध होता है वो क्लोरीन और व्यंजक चूर्ण के द्वारा कर सकते हैं। 3R में 3RR होती है, उनका यूज़ क्या होता है, तो रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। जो नाइट्रोजन होती है वो पौधा घर की गैस नहीं है, याद रखिएगा, यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है N2। तो यहाँ पे जो हमारा जो क्लास 8 थी वो समाप्त हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।